वेलकम टू द SCS एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनराज। अभी तक हमने जो तथ्य और व्याख्या और संविधान के कई पक्षों को समझा। आज का जो हमारा विषय है वो है आज़ादी के बाद संविधान सभा की चुनौतियां क्या थी। ये एक विश्लेषण परक विषय है जिसको हमें समझना और संविधान के प्रति हमारी जो समझ है उसकी गहराई को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा संविधान क्या है, संविधान विधान नियम में क्या अंतर है, संविधान की ज़रूरत क्या है, संविधान सभा कैसे और क्यों बनी, महत्वपूर्ण फैक्ट भी हमने याद किए और कल हमने संविधान सभा के कार्य पर चर्चा की थी। आज का हमारा जो विषय है कि संविधान सभा की क्या चुनौतियां थी, एक के बाद हम एक समस्या का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि संविधान सभा के सामने क्या चुनौती थी। पहली जो चुनौती थी दोस्तों वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी नेशन बिल्डिंग की जो समस्या थी, राष्ट्र निर्माण की समस्या। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि हमारे देश में आप अपने आप को भी एक संविधान सभा के सदस्य के रूप में समझें और सोचें कि आपके सामने क्या चुनौतियां होगी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपके सामने सबसे पहले थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। यहाँ कई धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग थे और राष्ट्र निर्माण में सिर्फ धर्म, जाति, संप्रदाय ही नहीं, जनजातीय या पिछड़े जो लोग थे वे थे। कई लोगों की मान्यताएं अलग थी, अलग अलग पंथ थे, धर्म थे। उन सबके बीच एक सद्भावनापूर्ण माहौल में एक ऐसा संविधान तैयार करना जो सर्वसम्मत हो। कल हमने संविधान की विशेषताओं में ये देखा था कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, कि एक संविधान की एक ज़रूरत में हमने ये देखा था कि एक ऐसा मूलभूत कानून जो जनता के द्वारा, जो उस देश की सभी जनता के द्वारा स्वीकार किया गया हो। तो एक ऐसा सर्वसम्मतिपूर्ण कानून बनाना एक संविधान सभा के सामने बहुत जटिल समस्या थी, इतने विविधतापूर्ण देश में। पहली जो चुनौती हमने देखी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और उसमें हम क्या चीज़ें लिखेंगे वो भी हमने देखा। दूसरी जो चुनौती थी सांप्रदायिक सौहार्द की। दोस्तों, आपको पता है कि जब देश का विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक दंगे थे। कलकत्ता, पूरा देश सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था और कई लोगों की मृत्यु हुई। सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ था। हिंदू मुसलमान के बीच काफ़ी कुछ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का गठन हुआ वो एक धर्म प्रधान राष्ट्र के रूप में हुआ, क्योंकि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी यह थी जिन्ना की, जिसमें हिंदू और मुसलमान को वो दो अलग अलग राष्ट्र मानते थे। क्या कहती थी टू नेशन थ्योरी? किसकी थी? जिन्ना की, जिसमें हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे। इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया, जो कि एक मुस्लिम धर्म प्रधान देश था, इस्लामिक राष्ट्र बना। और वहीं भारत जो था उसने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश में मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान से अधिक रही थी और हमारे संविधानविदों ने मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी आस्थाएं, उनके धर्म के जो परंपराएं थी उनका सम्मान किया जाएगा हमारे देश में, और उन्हें कभी भी आहत नहीं किया जाएगा। इस विश्वास के साथ यह बहुत जटिल चुनौती थी संविधान सभा के सामने कि कैसे ऐसे सांप्रदायिक रूप से झुलसे माहौल में देश के में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए एक संविधान को बनाया जाए। तो इस विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि हम सभी की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करेंगे। हमारी प्रस्तावना में भी हमें आस्था की, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विश्वास के साथ लोगों को आपस में जोड़ा। तो सांप्रदायिक सौहार्द की चुनौती उनके सामने दूसरी प्रमुख रूप से उभर कर आई। तीसरी बात देखते हैं, एकता का प्रश्न। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में लगभग 565 रियासतें थी जब देश आज़ाद हुआ था, और कई रियासतें अपने आप को आज़ाद देश के रूप में देखना पसंद कर रही थी। त्रावणकोर एक ऐसा रियासत थी, त्रावणकोर, जो केरला की आज का जो वर्तमान केरल है यहाँ पर थी त्रावणकोर रियासत। इसने सबसे पहले अपने आप को पृथक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर लिया था। उसके बाद हैदराबाद का केस, जूनागढ़ का केस और कश्मीर का केस आपको पता ही है, वो एक अलग विषय है।
लेकिन इन सब रियासतों, यहाँ तक कि भोपाल की रियासत भी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाह रही थी। तो जो एकता का प्रश्न था, जो राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की चुनौती थी, वो भी संविधान सभा के सामने प्रमुख रूप से उभर कर आई। तो हमने एकता के प्रश्न और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती में ये सारे तर्क देखे। चौथी जो चुनौती थी वो थी दोस्तों आर्थिक विकास की चुनौती। जब देश आज़ाद हुआ, देश में बहुत गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी। ऐसा सब कह देने से हमारा उत्तर या हमारी बात की पुष्टि कम होती है, हमें तथ्यों के साथ बात करना पड़ती है। तो जो भारत की कुल जनसंख्या थी आज़ादी के समय, वो थी 340 मिलियन। कितनी थी? 340 मिलियन। और उसमें से जो गरीब जनसंख्या थी वो लगभग 80% थी दोस्तों। 250 मिलियन लोग गरीब थे। बहुत ही बुरी स्थिति थी आज़ादी के समय। आप देखेंगे कि साक्षरता दर हमारी केवल 12% ही थी। और भूखमरी की बात करें तो 1943 का बंगाल में एक सूखा पड़ा था, जिसके अंतर्गत आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद 1965 में बिहार में फिर से भूखमरी की एक तरह से सूखे की स्थिति बनी थी 1965 में, जिसमें लगभग नगण्य लोगों की भूख से मृत्यु हुई थी। तो आज़ादी के बाद एक प्रमुख चुनौती थी खाद्यान्न की चुनौती भी आप लिख सकते हैं। तो संविधान सभा के सामने चुनौती की बात करेंगे तो हम खाद्यान्न की चुनौती को नहीं, एक ये कहेंगे कि आर्थिक विकास की चुनौती थी। किस तरह देश के स्ट्रक्चर यानी संरचना को वो ऐसा बनाएं जिससे इन चुनौतियों से निपट सके देश। तो भूखमरी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी उस वक्त दोस्तों। तो ये हमारी चौथी चुनौती होगी संविधान सभा के सामने, आर्थिक विकास की चुनौती। अब पांचवी जो चुनौती थी संविधान सभा के सामने, समता की स्थापना की चुनौती थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी पदवियां थी लोगों के पास। कोई राजा था, कोई नवाब था, कोई किसी के पास तेग बहादुर, कोई नाइटहुड की उपाधि, ऐसी कई तरीके की उपाधियां चलती थी देश में जो संबोधन प्रदान थी। और उन सभी पदवियों को समाप्त करके देश के लोगों के मध्य एक समता की स्थापना करना और कानून के समक्ष उन सब लोगों को समान अधिकार और समान महत्व प्रदान करने की एक चुनौती संविधान सभा के सामने थी। और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का भी अंत किया गया है। किसका अंत किया गया? अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल 17 के तहत। तो ये जो चुनौती थी समता की, ये बहुत गंभीर चुनौती थी संविधान सभा के सामने। उसमें हमने ये तर्क देखे कि कौन सी चुनौती थी और कैसे उन्होंने संविधान में प्रावधान भी किए इस संबंध में। फिर आगे चलते हैं तो एक चुनौती जो उभर के सामने आई वो थी विश्व के साथ संबंध की चुनौती। संविधान सभा के सामने जो विश्व के साथ संबंध स्थापित करने की चुनौती थी, हम सब ने देखा था कल कि संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ जो नेशन थे, कॉमनवेल्थ नेशन की सदस्यता को एक विधिक संस्था के रूप में मान्यता दी थी। कल हमने ये देखा था। तो आखिर हम जो ब्रिटिश काल के, जो ब्रिटिशों के कहीं न कहीं अधीन रहे, वे देश कॉमनवेल्थ नेशन कहलाते हैं। आखिर हमने वो सदस्यता क्यों स्वीकार की? क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके थे। और इस संगठन की, इसके पीछे तर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारतीय संविधान सभा ने क्यों स्वीकार की या क्यों ग्रहण की। तो आज़ादी के बाद अब हम आज़ाद हो चुके थे और आज़ादी के बाद जो ब्रिटेन का जो एक तरह से अनुभव था विश्व समुदाय में और विश्व राजनीति में, उसका हम लाभ ले सके। क्योंकि अब उस तरीके से पूरी तरीके से संबंध समाप्त करना हमारे हित में नहीं था। इसीलिए हमने इससे विश्व राजनीति में हमें इसका महत्व या फिर इससे लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता प्राप्त की थी। तो विश्व के साथ हमारे क्या से संबंध हो, ये भी एक चुनौतीपूर्ण बात थी। क्योंकि हम अभी उपनिवेशवाद को समाप्त करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे थे। तो ये भी संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। आगे चलते हैं तो ब्रिटिश विरासत, हमारी जो संविधान, कल हमने देखा था कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का विश्लेषण किया, उसका अध्ययन किया और उन्हें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनाने में। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो प्रभाव था हमारे ब्रिटिश कानून या ब्रिटिश विरासत के रूप में न देखा जाए, क्योंकि उनका प्रभाव था 1935 का अधिनियम हो। तो इन सब चीज़ों को एक प्रभाव के रूप में न देखा जाए, ये भी एक चुनौती थी। इसलिए संविधान सभा ने
हमारे देश के अनुरूप सभी देशों से कानूनों का विश्लेषण करके सीखा और कई महत्वपूर्ण बदलाव हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप किए। तो ये भी एक ब्रिटिश विरासत का, या फिर उसे ब्रिटिश विरासत के रूप में न देखा जाए, ये भी एक चुनौती थी संविधान सभा के सामने। आगे देखते हैं दोस्तों। तो 8वीं जो चुनौती थी वो थी शासन का स्वरूप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब संविधान सभा की बैठक चलती थी, संविधान सभा की बैठक में यह विवाद उभर कर निकला था कि कई पक्ष ये मानते थे, कई जो पक्षकार थे इस मत के थे कि हमें अमेरिका की तरह एकात्मक शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें एक प्रधान राष्ट्रपति होगा और उसका काफ़ी कुछ अधिकार होगा। और कई ये इस मत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि हमें ब्रिटेन की तरह संघात्मक शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। और कई, यहाँ तक कि कई लोगों का यह मानना था कि हमें गांधी के स्थानीय स्वशासन के जो मॉडल है उस पर चलना चाहिए। तो इस तरीके की एक चुनौती थी कि शासन का स्वरूप कैसा हो। फिर अंततः हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया, लोकतंत्र, और वह भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो इस तरीके से संविधान सभा के सामने शासन के स्वरूप को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने उभर कर आई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था और जब देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब लोगों में बड़ी एक काफ़ी वर्षों से, मतलब लगभग 1206 में जो 1206 और 1526 ये मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। यहाँ पे मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है 1526 से, और यहाँ से गुलाम वंश से जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है दोस्तों। और फिर हम देखते हैं कि 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद जो कंपनी व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारतीय परिदृश्य में उभरती है, और 1947 में जाके हमें आज़ादी मिलती है। तो एक लंबा समय हमने किसी न किसी अधीनता के रूप में गुजारा था, और देश के लोगों में लोकतंत्र के प्रति एक आस्था उत्पन्न हो सके, सम्मान उत्पन्न हो सके, उस चीज़ को हमने जगाया भी था हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। तो उस कसौटी पर अब हमें खरा उतरना था। संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि हम ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएं जो देश का सफल संचालन कर सके और लोगों की आस्था लोकतंत्र में बढ़ सके। और उसका एक प्रतिनिधित्व या उसका एक वानगी उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में प्रस्तुत की थी कि सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के, 18 वर्ष उम्र प्राप्त कर चुके लोगों को मत देने का अधिकार था। क्योंकि एक तरीके से गरीब, और गरीबी तो क्या कहें, एक तरीके से असाक्षर, या फिर क्योंकि जो साक्षरता दर थी वो 12% ही थी, उस देश में सभी लोगों को मत देने का अधिकार देना वो एक विश्व परिदृश्य में भी बड़ा अनोखा उदाहरण था। तो हमारे संविधानविदों के सामने जो लोकतंत्र के प्रति लोगों का सम्मान है, जो आस्था है, उसको बनाए रखने की भी चुनौती थी दोस्तों। आगे देखते हैं, लास्ट है हमारा ये चुनौती। 10 चुनौतियों के साथ हमने ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। क्या अपेक्षाओं पर खरा उतरना। संविधान सभा हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय काफ़ी लोगों को ये विश्वास दिलाया, काफ़ी लोगों को यह एक तरीके से उनको आश्वासन दिया कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हमारी सभी समस्याएं देश की समाप्त हो जाएगी। लोगों में एक विश्वास जगा दिया गया था कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ कौन है, ये उपनिवेशी शासन है, और इसको हमें उखाड़ फेंकना है, और उसके बाद हमारे देश की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो लोगों को एक अपेक्षाओं का भरा, लोगों के दिल में काफ़ी अपेक्षा थी आज़ादी को लेकर और आज़ादी के बाद। तो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, वैसा एक बड़ी चुनौती भारतीय संविधान सभा के सामने थी कि लोगों को कहीं मोहभंग की स्थिति में न जाना पड़े। तो इन चुनौतियों के साथ संविधान सभा को काफ़ी जटिल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इसीलिए हमारे देश के संविधान को काफ़ी समय भी लगा, लेकिन हमने सफलतापूर्वक हमारे संविधान का निर्माण किया। आप हमारे पड़ोसी देश नेपाल को जानते ही हैं, यहाँ तक कि म्यांमार में जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर सैनिक शासन चलता है, फिर अब जाके कहीं कुछ वर्षों पहले ही लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल को भी काफ़ी समय लगा अपने संविधान के निर्माण के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के सामने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और एक प्रखर और मजबूत संविधान हमारे देश को प्रदान किया। इस तरीके से दोस्तों हमने 10 चुनौतियां
को अच्छे से समझा और विश्लेषण किया। आज का जो हमारा टॉपिक विश्लेषण प्रधान था। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय